नमस्कार। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैसूर राज्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैसूर राज्य की। तो बात है 1565 की। इस समय हुआ था तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर में कौन सा वंश, वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। याद रखें। तो जो तालीकोटा युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कब हुआ था, 1565 में। तो इस युद्ध से ही हम देखें विजयनगर साम्राज्य का हो जाता है पतन, तो उसके अवशेषों पर ही मैसूर राज्य का आगे चल के उदय होता है। तो इसमें वाडियार वंश स्थापित होता है 1612 में। तो बात करें हम 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में राजा था चिक्का कृष्णराज। राजा तो चिक्का कृष्णराज थे, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके दो मंत्रियों के हाथ में थी। दोनों भाई थे। एक का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज। जो देवराज थे वे थे प्रमुख सेनापति, और जो नंजराज थे वे राजस्व और वित्त नियंत्रक थे। एक तरह से आगे चल के यही राज्य के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की हैसियत से सत्तासीन हो जाते हैं। तो सारा जो सत्ता का सत्ता जो है सारी, वो नंजराज के हाथ में ही हो जाती है। आगे चल के एक व्यक्ति की एंट्री होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे हैं हैदर अली। तो हैदर अली की एंट्री होती है। तो ये नंजराज की सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर एक दिन बन जाते हैं मैसूर राज्य के सर्वे सर्वा, यानी बाकायदा स्वामी बन जाते हैं। तो जो हम मैसूर राज्य पढ़ने जा रहे हैं, तो वो इनके कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ने जा रहे हैं, हैदर अली और उनके सुपुत्र टीपू सुल्तान। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैदर अली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हैदर ने नंज राज्य के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी आरंभ की थी। हालांकि इनके पिता जो थे वो भी मैसूर राज्य में एक सैनिक अधिकारी थे, लेकिन काफी पहले, मतलब शुरुआती जब दौर में, जब हैदर अली जो बचपन चल रहा था, तो मृत्यु हो जाती है। तो एक साधारण सैनिक के रूप में ये भर्ती होते हैं नंजराज की सेना में। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री, मैंने बताया आगे चल के प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते हैं नंजराज, तो उन्होंने 1755 में हैदर को डिंडीगुल के किले का बना दिया फौजदार। जब ये फौजदार बन जाते हैं, तो फिर डिंडीगुल से ही अब विस्तार अपना चालू करते हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो वहां से धन एकत्र करते हैं, उससे अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। ये वैसे तो निरक्षर व्यक्ति थे, इलिटरेट थे, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए हैदर अली ने खांडे राव, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था हैदर अली के उत्थान में। तो खांडे राव नामक ब्राह्मण को इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया, और सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि इनकी सेना भी जो है वो पाश्चात्य तरीके से व्यवस्थित हो सके, अनुशासित हो सके। तो एक काम इन्होंने ये किया, और फ्रांसीसियों की सहायता से ही इन्होंने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की 1755 में। तो ये क्वेश्चन ही बनता है, डिंडीगुल याद रखें, महत्वपूर्ण फैक्ट है डिंडीगुल से रिलेटेड, कि डिंडीगुल के फौजदार ही नियुक्त हुए थे, और यहाँ पर इन्होंने, हैदर अली ने, आधुनिक शस्त्रागार यानी मॉडर्न आर्मरी की इन्होंने स्थापना की थी। तो इस समय मैसूर राज्य में समय समय पर मराठा आक्रमण होते रहते थे। नंजराज हैं जो, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इसी समय हैदर अली ने मराठाओं के आक्रमण से मैसूर राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
इससे काफी इनका नाम हो गया था। और नंजराज ने प्रमुख सेनापति बना दिया था हैदर अली को। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर राज्य था वाडियार राजवंश का, लेकिन सत्ता थी नंजराज और देवराज के हाथ में। तो ये बात राजमाता को बहुत खलती थी। खांडेराव जो इनके सलाहकार थे ये थोड़ी सी तिकड़म बाजवी थे। तो इन्होंने राजमाता का समर्थन प्राप्त किया, राजमाता को समझाया कि हैदर अली का यदि आप साथ देंगी तो हैदर अली आपको नंजराज के चुंगल से बचा सकता है, आजाद कर सकता है, उससे आपके राज्य को स्वतंत्र कर सकता है। तो राजमाता का समर्थन प्राप्त कर लिया खांडेराव ने। फिर राजमाता ने हैदर को समर्थन दिया, तो इनके सपोर्ट से हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया। लेकिन 1760 में ये मैसूर के स्वयं शासक बन जाते हैं, तो स्वयं को शासक घोषित कर दिया। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। हैदर अली दक्कन में वह पहला भारतीय था, या भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। हम आगे देखेंगे कि कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, मतलब अंग्रेजों के साथ 4 मैसूर राज्य के युद्ध होते हैं, जिसमें से पहला युद्ध जो है वह मैसूर राज्य यानी हैदर अली ने जीता था। तो वही है कि दक्कन में भारतीय राज्यों में या भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। लेकिन दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये घायल हो जाते हैं। घायल हो जाने के कारण 1782 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ही डाइड इन 1782 wounded during the second Anglo-Mysore War। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इनके संबंध में यह है कि मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए इन्होंने दान दिया था। अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इनटॉलरेंस इनकी नीति में नहीं था, तो टॉलरेट करते थे। और इनके ही सुपुत्र थे टीपू सुल्तान। 1782 जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहां से ये गद्दी पे आसीन होते हैं, और 1799 जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये मैसूर के शासक होते हैं। तो अपने पिता के उलट इन्होंने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। इनके पिता ने ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। तो टीपू सुल्तान इनका नाम है। सुल्तान ये कोई पद जैसा नहीं है, सुल्तान जो है इनके नाम का ही हिस्सा था। जैसे कि राजा नाम हुआ करता है, वैसे ही सुल्तान इनका नाम था। तो टीपू सुल्तान पूरा नाम। तो इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए। वर्षों महीनों इनके नाम जो थे पहले हिंदू नाम थे, लेकिन हिंदू नाम के स्थान पर इन्होंने अरबी नामों का प्रयोग किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। तीसरी चीज, सिक्का ढलाई की नई तकनीक जो है, मॉडर्न तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया। नाप तोल के भी आधुनिक पैमाने अपनाए। तो इतनी चीजें इन्होंने की। फिर जब फ्रांसीसी क्रांति हुई फ्रांस में, तो उसके दरमियान कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव दिया। किसे? टीपू सुल्तान को। तो न केवल उसे शहर से स्वीकार किया, बल्कि जैकोबिन क्लब के ये सदस्य भी बने और अपने आप को ये कहते थे नागरिक टीपू। तो नागरिक टीपू कहलाना पसंद था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। 1791 में जब मराठा आक्रमण हुआ मैसूर में, तो श्रृंगेरी मंदिर का एक भाग टूट गया था। तो इसके मुख्य पुरोहित ने इसको मरम्मत के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना की टीपू सुल्तान से। तो उन्होंने
मरम्मत के लिए धन भी दिया, शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना भी करवाई और श्रीरंगपट्टनम में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर था, तो कभी भी उसकी पूजा में इनकी ओर से कभी व्यवधान नहीं डाला गया। तो एक तरह से ये भी सहिष्णु शासक थे। टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। वर्ष याद ना भी रहे कोई बात नहीं। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया, 22 युद्धपोत, 20 बड़े फ्रिगेट बनाने की योजना ही बनाई, लेकिन योजना जो है वह वास्तविक धरातल पर नहीं आ पाती है। मंगलोर हो गया, वजीराबाद है, मोलिदाबाद है, इसमें पोत बनाने का घाट यानी डॉकयार्ड भी बनाया था। तो नौसेना बोर्ड का भी गठन किया, डॉकयार्ड भी बनाया। टीपू ने जो सिक्के जारी किए थे तो उनमें भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे, हिंदू संवत की आकृतियां अंकित होती थी। टीपू सुल्तान ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। और यह भी याद रखें कि जिस तरह से आधुनिक समय में हम देखें तो देश जो हैं विदेशों में अपने दूतावास स्थापित करते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने भी विदेशों में दूतावास बनवाए थे। तो इस तरह के ये पहले शासक थे जिन्होंने दूतावास का निर्माण किया था। अगला महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वह है आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है। मैंने बताया आपको कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें पहले को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 में इनकी पराजय हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 67 से 69 के मध्य। तो इसका कारण माना जाता है हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री, क्योंकि फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। और हैदर अली का बहुत ही मित्रवत संबंध था फ्रांसीसियों का। हमने देखे फ्रांसीसियों को बकायदा इन्होंने अपनी सेना में नियुक्त किया था, ऑफिसर्स भी रिक्रूट किया था अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए। इन्हीं के सहयोग से शस्त्रागार भी बनाया, तो बहुत कुछ कार्य फ्रांसीसियों के सहयोग से हो रहा था। तो इस युद्ध में मराठे, निजाम और अंग्रेज ये तीनों मिलकर हैदर के विरुद्ध बनाते हैं एक त्रिगुट। तो एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित होते हैं। यह याद रखें, ये तीनों थे अपोजिट में। लेकिन हैदर अली बहुत अच्छा कूटनीतिक था, तो इन्होंने मराठा को धन देकर और निजाम को प्रदेश का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था और कर्नाटक पर कर दिया इन्होंने आक्रमण। तो लगभग 1.5 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन हैदर अली ने आगे चल के बाजी पलट दी। उन्होंने मद्रास को घेर लिया और भयभीत होकर अंग्रेजों ने इनके साथ एक तिरस्कारपूर्ण संधि कर ली, जो कि 4 अप्रैल 1769 1769 में होती है। संधि कौन सी थी? संधि का नाम है मद्रास की संधि। तो याद रखें, पहली जो संधि है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका समापन मद्रास की संधि से होता है। इसका ईयर है 1769। तो ये जो संधि है पूरी तरह से हैदर अली की शर्तों पर हुआ था। इस संधि में दोनों ने अपने कैदियों की अदला बदली कर दी, स्थान जो एक दूसरे के जो जीते थे वो अदला बदली कर दी। वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें यह तय हुआ था कि जब भी हैदर अली के राज्य में कोई अन्य शक्ति आक्रमण यदि करती है तो अंग्रेज जो हैं वह उनकी सहायता करेंगे। तो सहायता का वचन दिया था, और यही क्लॉज जो है आगे चल के दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका कारण भी बनता है। तो याद रखें, पहली जो संधि है या पहला जो युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका समापन मद्रास की संधि से होता है। अब बात करते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की।
तो होता ये है कि जब 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, तो अंग्रेजों ने उसका जो पहले जो संधि थी उसके अनुकूल सहायता नहीं की थी। जस्ट हमने अभी देखा कि इसमें तय क्या हुआ था कि हैदर को किसी दूसरी शक्ति पर आक्रांत होने पर अंग्रेजों ने सहायता का वचन दिया था, लेकिन दूसरी शक्ति थी मराठा दूसरी शक्ति है। इन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से सहायता नहीं दी। तो इस तरह से हम देखें तो हैदर अली जो है इनसे नाराज हो गया और काउंटर अटैक करने का मौका तलाशने लगा। प्रतिघात के मौके पर था। फिर आगे चल के 1779 में हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध महान संघ में सम्मिलित हुआ। तो याद रखें कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें हैदर ने निजाम प्लस मराठा इन दोनों को अपने साइड कर लिया था। तो निजाम और मराठा इस समय मैसूर के सहायक थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो निजाम इसलिए संतुष्ट था क्योंकि निजाम और अंग्रेजों के मध्य एक बात तय हुई थी कि निजाम ने अंग्रेजों को गुंटूर और बालाघाट का क्षेत्र वो कर्नाटक वाला है, तो ये दो क्षेत्र अंग्रेजों को दीवानी के बदले दिए थे कि इन दोनों के बदले ये 7 लाख रुपए वार्षिक अदा करेंगे निजाम को। लेकिन इसके बाद भी 7 लाख रुपए अंग्रेजों ने निजाम को नहीं लौटाए थे। इसके एवज में गुंटूर और बालाघाट की दीवानी के बदले 7 लाख रुपए निजाम को नहीं दिए थे अंग्रेज। इससे निजाम जो है वह अंग्रेजों से रुष्ट हो गया, उनके खिलाफ हो गया। बात करें मराठा की, तो मराठा इसलिए इनसे नाराज था अंग्रेजों से क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो जरूरत से ज्यादा इनके राज्य में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति से मराठे नाराज थे। इस वजह से हैदर ने निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर एक त्रिगुट बना लिया। फिर समय आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें फ्रांसीसियों ने अमेरिका की सहायता की थी। अमेरिका की ओर से इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसके कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भी झड़पें होने लगती हैं और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर आक्रमण कर लिया, जिसे माही को हैदर अली अपने राज्य का हिस्सा मानता था। तो हैदर के राज्य में ये आता था और माही से ही मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री आती थी, चाहे वह रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हो, चाहे वह युद्ध सामग्री हो, तो वो यहीं से ही फ्रांसीसियों के द्वारा इनको पहुंचाया जाता था। और अंग्रेजों की अपेक्षा फ्रांसीसी जो है वो मैसूर राज्य के ज्यादा काम के थे, सहायक थे। तो इससे सामग्री मिलने में अत्यंत कठिनाई होने लगी हैदर अली को। तो हैदर अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक का जो नवाब है वह भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचता है। परिणाम स्वरूप कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो तो इनके कमांड में रहती है अंग्रेजी सेना। कर्नल वैली थे और हेक्टर मुनरो वही हैं जो 1764 में बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करते हैं अंग्रेजों की सेना का। तो इन दोनों के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं भेजी जाती है, लेकिन इस युद्ध में टीपू भी राजकुमार की हैसियत से अपने पिता हैदर अली का साथ देते हैं। तो टीपू ने इन दोनों की अलग अलग सेनाओं को मिलने से रोक दिए, मिलने नहीं दिया। तो हैदर ने कर्नल वैली को अरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया और जैसे ही इस युद्ध
में पराजय का समाचार मिलता है हेक्टर मुनरो को, तो हेक्टर मुनरो भी जितनी भी युद्ध सामग्री है वो तालाब में फेंक कर भाग जाते हैं और हैदर अली 1780 में अर्काट को जीत लेते हैं। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया है। निजाम को उन्होंने गुंटूर का क्षेत्र वापस कर दिया, वही जो दीवानी के रूप में ये जो गुंटूर क्षेत्र है, और बालाघाट दीवानी के बदले इनको 7 लाख रुपए देना था, वही गुंटूर क्षेत्र है, तो ये लौटा देते हैं अंग्रेजों ने निजाम को। मराठों से इसी समय 1782 में यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध भी चलता है, तो मराठाओं से होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि होती है, तो इसी संधि में ये क्लॉज था कि ये इनको सहायता ना करें, तो इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट के नेतृत्व में फिर एक सेना भेजी और होता है पोर्टो नोवा का युद्ध। याद रखें, पोर्टो नोवा का युद्ध पूछा जाता है, ये हुआ था 1781 में। इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है और घायल भी हो जाता है, और 7 दिसंबर भले याद न रहे 1782 में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। लेकिन उसके पुत्र जो हैं टीपू, वो संघर्ष को जारी रखते हैं। हमने देखा निजाम और मराठे तो अलग हो गए, लेकिन फ्रांसीसी अभी भी साथ दे रहे हैं। तो टीपू ने 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर लिया और सेना सहित इसे बंदी भी बना लिया। लेकिन यहाँ पर फिर समय ने करवट ली और यूरोप में जो युद्ध हो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, तो यहाँ पर यूरोप में संधि हो जाती है इन दोनों के मध्य। संधि के कारण फ्रांसीसी जो हैं वो यहाँ पर टीपू के साथ जो युद्ध लड़ रहे थे, तो ये युद्ध से अलग हो जाते हैं। तो ये क्लॉज यहाँ पर तय होती है, ये शर्त तय होती है, तो अलग होना पड़ता है। मजबूर होकर टीपू को अंग्रेजों से मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। तो इस तरह से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है मंगलौर की संधि से। तो ये होती है 1784 में। तो यह संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर था मैकार्टनी, एक तरफ मैकार्टनी एक तरफ टीपू, इन दोनों के मध्य में होती है। तो जैसा कि होता आया है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और बंदियों को मुक्त कर दिया। तो यहीं पर वारेन हेस्टिंग्स बोलता है कि यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि संधि के बावजूद भी वह कर्नाटक को खो डालेगा। अब है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह होता है 1790 से 92 के मध्य। तो जो मैंगलोर की संधि होती है वो केवल अंग्रेजों के लिए सांस लेने का समय लेने वाला ही होता है। मतलब एक तरह से ये अगले युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। तो अंग्रेजों ने मैंगलोर की संधि को आने वाले आक्रमण के लिए केवल सांस लेने का समय माना। कॉर्नवालिस यहाँ पर फिर निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावना से प्रेरित होकर फिर ट्रिपल अलायंस बना लेता है, त्रिदलीय संगठन बना लेता है। उधर टीपू भी ये जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि दोनों चाहे अंग्रेज हों चाहे टीपू हैं, दोनों का उद्देश्य था दक्कन की राजनीति पर प्रभुता जमाना। इसके लिए जरूरी, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। तो अपने लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने फ्रांस में कुस्तुनतुनिया में अब दूत भेजे, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए। फिर एक और चीज होती है 1789 और 90 के मध्य। वो क्या होता है कि दो दुर्ग थे, एक करैगानूर के नाम से और एक आईकोटा, ये दो दुर्ग थे। ये दुर्ग डचों के पास थे, तो डचों से त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिया, जिसे टीपू खुद खरीदना चाहता था। तो टीपू ने त्रावणकोर के राजा पर कर दिया आक्रमण, और त्रावणकोर जो राज्य था वह अंग्रेजों का मित्र राज्य था।
तो इस आक्रमण के कारण कॉर्नवालिस भी इससे नाराज हो गया और इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है कॉर्नवालिस। तो 1790 में युद्ध चालू हो जाता है। कॉर्नवालिस खुद सेना की बागडोर संभालता है। फिर ये मद्रास हो गया, तो ये वेल्लोर हो गया, वेल्लोर से आगे चल के बेंगलोर हो गया और यहाँ से अधिकार करते हुए ये मैसूर राज्य के श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ता है। तो ये तीनों की तीनों जो ट्रिपल अलायंस था अंग्रेजों यानी कॉर्नवालिस का, मराठा और निजाम, इन तीनों की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया, चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मजबूर होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है 1792 में। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ता है। जैसे कि अंग्रेजों ने डिंडीगुल हो गया, इसमें अधिकार कर लिया, मालाबार हो गया, बारा महल हो गया, तो इसमें अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। निजाम को इन्होंने कृष्णा और पेन्नार कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य का जो भाग है वो निजाम को दे दिया। एक नदी है तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का जो भाग है वो मराठों को दे दिया। तो कुछ इस तरह से यदि हम देखें तो ये कृष्णा नदी हो गई और ये इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के उत्तर का जो पार्ट है वो दे दिया मराठाओं को। फिर ये कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो दे दिया निजाम को दे दिया और खुद हथिया लिया डिंडीगुल को, मालाबार को, बारा महल को। इसके अलावा टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना तय हुआ। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू को उसके 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखने पड़े। इतनी चीजें हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि में। कॉर्नवालिस के बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो होते हैं जॉन शोर। जॉन शोर जो हैं वो मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। इसी वजह से जॉन शोर को बोला जाता है अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता, तो ओरिजिनेटर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंफरेंस। ये क्वेश्चन भी बनता है, हस्तक्षेप की नीति के जन्मदाता कौन थे? जॉन शोर। अगला और आखिरी जो युद्ध है वह है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को होता है। इस समय होता ये है कि 1908 में वेल्जली जो है वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं और ये एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। और ये एक ऐसा समय था कि समस्त यूरोप में नेपोलियन फ्रांसीसी शासक था, तो इसका भय था। तो वेल्जली को ये भी लगता था कहीं ऐसा न हो कि टीपू नेपोलियन को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तैयार न कर ले, राजी न कर ले, और यदि अपने भारतीय साम्राज्य में शांति बनाए रखना है तो उसके लिए भी आवश्यक था कि वह इस मैटर को, टीपू सुल्तान वाले मैटर को सॉल्व करे। तो उसने निश्चय किया कि या तो वो टीपू को पूरी तरह समाप्त कर दे या उसे पूरी तरह से अपने अधीन कर ले। तो ये तय कर लिया था उसने। इसके लिए उसने तरीका निकाला सहायक संधि का। सहायक संधि का इसने तरीका निकाला और ऊपर से इसने यह भी आरोप लगाया कि ये तुर्क क्या बोला जाए, फ्रांस हो गया, तुर्किस्तान हो गया, तो इनसे भी ये षड्यंत्र कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये कुछ आरोप लगाए थे। तो सहायक संधि का प्रस्ताव 1799 में वेल्जली टीपू के पास भेजते हैं, लेकिन टीपू ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इस कारण वेल्जली ने
1799 में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इसके महत्वपूर्ण जो कमांडर थे, पूरब से जनरल हैरिस, कर्नल वैली और पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट, इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो स्टुअर्ट, ये कर्नल वेल्जली दूसरे हैं, गवर्नर जनरल नहीं बल्कि एक अन्य कमांडर हैं इनके, वेल्जली और जनरल हैरिस, ये तीनों ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध में पराजित किया, तो हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। तो इस तरह से आगे बढ़ के हराते हुए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया। टीपू जो है श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया और इस तरह से 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवारों के सदस्यों को वेल्लोर के किले में कैद कर लिया। मैसूर का लगभग संपूर्ण भाग अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुछ भाग उन्होंने निजाम को भी दिए और बचा कुछ अब मैसूर और आसपास का जो हिस्सा है, मैसूर राज्य का नाम मात्र का बचा था, उसको वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज के हाथों में दे दिया राजा बनाकर और उसे अपने संरक्षण में ले लिया और मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। टीपू के जो 2 पुत्र थे उनको पेंशन दे दी गई। तो इस जीत के बाद गवर्नर जनरल वेल्जली थे, वो दम्भ भरे शब्दों में बोलते हैं, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। नाउ द किंगडम्स ऑफ द ईस्ट आर एट आवर फीट। ये 4 युद्ध थे। एक नजर में हम देखें इन चारों युद्धों को तो यह याद रखें ये लिस्ट को। पहला आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1767 से 1769, 67 से 69 के मध्य हुआ था। ये डेट वर्ष याद रखें। इस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। संधि का किस संधि के द्वारा समापन हुआ था या इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी हैदर और अंग्रेजों यानी वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1780 से 84 के मध्य हुआ था। इस समय भी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही थे। तो इस युद्ध का समापन मैंगलोर की संधि से हुआ था। हैदर और अंग्रेज के बीच में हुआ था ये युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92 के मध्य में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 92 में होगी, तो इससे युद्ध का समापन होता है। इस समय टीपू थे और अंग्रेज। तो मद्रास की संधि होगी 69 में, मैंगलोर की संधि होगी 84 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी 92 में। तो ये वर्ष याद रखें 1792, 1784 और 1769। चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में होता है। वेलेजली होते हैं गवर्नर जनरल। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है, संधि की कोई बात ही नहीं। तो पहला युद्ध को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों युद्ध में मैसूर राज्य पराजित हुआ था। तो ये थी कहानी मैसूर राज्य की। तो यहाँ पर हम क्लास रुकते हैं। अगले सेशन में हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।